हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ डे 4 ऑफ आवर सीरीज़। ठीक है। सो हमने क्या कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे हमने ये जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, सीएससी, सीएपीएफ और सीडीएस का। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड भी जो ये जो मैंने टिक किया हुआ है, इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। सीएससी, सीडीएस के कर लिए थे, बस सीएपीएफ के रहते वो हम आज कर लेंगे। एंड देन फिर उसके बाद आज हम क्या कर लेंगे, जुडिशरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर इस टॉपिक में से कोई एक आधा क्वेश्चन बीच में छूट गया होगा तो वो भी हम इस वीडियो में आज कर लेंगे। ओके, चलिए। सो सीएपीएफ 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, इनमें से कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था उसको वापस भेजा था ताकि पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर कर पाए। सो वो थे आपके ज्ञानी ज़ैल सिंह। सो दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए देखिए, एक पिछले टॉपिक से क्वेश्चन था, 7 शेड्यूल से क्वेश्चन है कि कौन कौन सा है जो आपके स्टेट लिस्ट में आता है या सेंट्रल लिस्ट में आता है या फिर आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है। तो अगर उसने बोला है कि जो लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ पे, क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये सही है। क्या बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये भी सही है। क्या जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है आपका, क्या वो स्टेट लिस्ट में आता है, और जो बैंकिंग है क्या वो यूनियन लिस्ट में है, ये भी सही है। आंसर इसका सी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंटर स्टेट की बात कर रहा है। इंटर स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट के बीच का ट्रेड है ना। तो अगर अलग अलग स्टेट का है तो वो स्टेट की जूरिसडिक्शन में ही नहीं आएगा, वो किस जूरिसडिक्शन में आएगा, यूनियन की जूरिसडिक्शन में आएगा। ओके, सो आंसर वुड बी सी पार्ट। तो ये आप देख सकते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, ये अच्छे से आप लिस्ट देख लेना। ठीक है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में आपका मैरिज, डाइवोर्स है, बैंक्रप्सी है, अडॉप्शन है, ड्रग्स है, एजुकेशन जो आती है वो भी कॉन्करेंट में आती है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, प्राइस कंट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है अपने पास कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया था, आई थिंक सीडीएस में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है, तो ये तो आया था, ये तो स्टेटमेंट उसमें भी था कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है, तो ये सही है। क्या ये जो भी मेजर क्राइसिस होंगे, सिचुएशंस हमारे यहाँ पे, तो क्या उसको मैनेज करेगा? बिल्कुल। तो दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो तो करेगा ही करेगा। सो इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसमें क्या थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया था, उसमें 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उसमें दिया था कि वो फाइनेंशियल एलोकेशंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो सेक्रेटेरिएट वाला काम होता है उसमें आप फंड को एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि फंड को एलोकेट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके लिए उतनी पावर भी होना ज़रूरी है। तो ये भी साथ साथ में मैंने कुछ केसेस जो जो भी आए हैं वो लिख दिए हैं साथ साथ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। उसने बोला इसमें से कौन सी ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? बिल्कुल करता है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा ना उसने। टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, जब भी पार्लियामेंट की बात आ रही है, जैसे लोकसभा का स्पीकर है या फिर चेयरमैन है, तो उनको तो वहाँ पे जो भी एमपीज होंगे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन देखेगा? या तो स्पीकर देखेगा या फिर चेयरमैन देखेगा राज्यसभा में। ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। सो आंसर इज बी पार्ट। टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन, क्या वो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कोर्ट मार्शल के लिए? कल ही बताया आपको मैंने कि कोर्ट मार्शल के लिए अगर कोई पनिश किया गया है, जो भी बंदा है, तो उसको पार्डन दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकता है, बट गवर्नर नहीं दे सकता, अंडर आर्टिकल आपका 72। ठीक है। टू रिमूव अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, बिल्कुल। तो जो जज होता है हाई कोर्ट का, वो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और उसको रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। बट ओथ कौन लेगा उसकी? गवर्नर लेगा। ये भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। सो इसीलिए बोलती हूँ कि सारी सीरीज आप देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई, कुछ चीज़ें मैंने अगली वीडियो में बताई है, बट है क्या, वो रेपिटेशन ही है उन चीज़ों का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। ये भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट में। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा के, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। प्लस आपका इसमें लोकसभा भी आता है, और ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। मैंने बोला था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो इसका जो रॉन्ग है दैट इज 3।
ओके, चलिए, तो ये आप देख लेना जितने भी केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस मैंने डाल दिए हैं, कमेटीज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर पे। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये भी कल वाले वीडियो में था ये क्वेश्चन डिस्क्रिशनरी पावर पे। तो देख रहे हो वही सेम सेम रिपीटेशन होता है, जो हमने कल सीडीएस में किया वही आपको सीएपीएफ में दिख रहा है, वही आपको सीएससी में भी दिखा था, ठीक है। ही और शी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो ये वाली पावर होती है, जैसे कि आपको, जैसे 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था उसमें ये चीज़ बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी बट गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं होगी। ऐसा कोई रूल नहीं था, गवर्नर के लिए नहीं था बट प्रेसिडेंट के लिए था। तो इसीलिए ये गवर्नर की बात कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी कि अगर वो कन्विंस नहीं होगा तो वो अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कुछ डिस्क्रिशन दिए हैं इन सर्टेन मैटर्स, ये भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ही और शी इज अपॉइंटेड एज अगर वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पे भी यूटी में जाता है तो भी उसको कुछ डिस्क्रिप्शनरी पावर्स दी जाएंगी, तो ये भी सही है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। ओके, ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखना। चलिए नेक्स्ट अपने पास है प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर कर सकता है? 1, 2, 3 आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस बना सकता है, ला सकता है। एंड गवर्नर ला सकता है अंडर आर्टिकल 2, 3, 1। ठीक है, अब उसने बोला है कि क्या वो टेम्पररी नेचर का होता है? बिल्कुल सही है। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है, और एक और चीज़, सेम क्वेश्चन आपको दूसरे उसमें भी आया था बट उसमें ये चीज़ बोला था कि क्या ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट के एब्सेंस में कर सकता है? मतलब अगर सेशन में नहीं है पार्लियामेंट तो क्या तब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तो सेशन में नहीं है तो ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसने बोला विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। तो ऑर्डिनेंस तब तक रहेगा आपका जब तक सेशन में नहीं आती। जब भी लोकसभा या राज्यसभा या जो पार्लियामेंट अगर वो सेशन में आ जाती है, जब उसका सेशन स्टार्ट होता है, तो जो भी उसने ऑर्डिनेंस पास किया होगा उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर उसका अप्रूवल मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सो टेम्पररी नेचर का होता है, बिल्कुल सही। एंड ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट किया जाता है उसको रैटिफाई होना पड़ेगा पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। जब रीअसेंबली होती है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर हो जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं, अगर वो चाहते हैं कि हमें ये ऑर्डिनेंस नहीं चाहिए तो फिर क्या हो जाता है? उसको खत्म ही कर दिया जाता है। सो रिवोक कर दिया जाता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पार्डनिंग पावर आगे फिर से प्रेसिडेंट की। तो पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 और उसकी गवर्नर की अंडर 161। ये आर्टिकल याद रखना। नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पनिशमेंट वेयर, देखिए फिर से कोर्ट मार्शल, तो वही रिपीट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं PYQs करो, अच्छे से सॉल्व करो। तो पावर होती है पार्डन करने की, बिल्कुल सही है। तो ये तो गलत हो गया। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन इन ऑल केसेस विद द सेंटेंस, बिल्कुल सही है। सेंटेंस ऑफ डेथ है तो गवर्नर नहीं दे सकता बट प्रेसिडेंट दे सकता है। कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी लिमिटेड। देखिए जो कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू होता है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है। अगर वो बोलता अनलिमिटेड पावर है तो हो सकता था, बट उसने बोला पावर तो है बट लिमिटेड पावर है इन रिलेशन टू डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन मोसी पिटिशन पे। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। बट अगर आप लास्ट वाला देखोगे, उसने बोला जो पावर है पार्डनिंग की प्रेसिडेंट की, वो ऐसी पावर है जो आप जुडिशियल मैंडेट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। देखिए ऐसा नहीं है, अगर जुडिशरी ने कोई भी क्योंकि इसी के लिए तो होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जुडिशरी है, उसने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको उस जुडिशियल मैंडेट से बचा सकता है, अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसीलिए जो ये वाली पार्डनिंग पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है और उसका कोई जुडिशरी पे कोई डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है। बट एक और बात याद रखना कि अगर जो भी आपकी मर्सी पिटिशन है या फिर प्रेसिडेंट आपको पार्डनिंग पावर पे जा रहा है, तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दे दी और आप कोर्ट ऑफ अपील के लिए जा रहे हो वहाँ पे प्रेसिडेंट, नहीं, अपील नहीं होता है। बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो प्रेसिडेंट पे होता है कि आपको पार्डनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ओके, सो आंसर इज डी पार्ट।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन जो है जिसने इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर नहीं देखा था। तो सरकारी कमीशन आपको पता ही है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, पुंछी कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशन है। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो आंसर है वो बी पार्ट है, दैट इज ठक्कर कमीशन। ठक्कर कमीशन किसके लिए हुआ था? जो इंदिरा गांधी थी उनका जो असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, उस पे इंक्वायरी जो बिठाई गई थी उस पे हुआ था, ठीक है, उस पे ये ठक्कर कमीशन था। बाकी ये भी आपका किसके ऊपर था? गवर्नर पे ही था। तो ये याद कर लेना, क्या पता अगली बार यही आ जाए। नेक्स्ट आते हैं 8th शेड्यूल में। तो ये भी आपका जो पहली वाला टॉपिक था ना, शेड्यूल्स वाला जो मैंने कराया था, उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था, तो मैं अभी करा रही हूँ। उसने बोला कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो इंक्लूडेड है। ये भी मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि सारी की सारी आपको लैंग्वेजेस पता होना चाहिए कि कौन सी शेड्यूल से ऐड हुई थी, ठीक है। सो इसमें से आंसर राइट कौन सा मैं आपको बता देती हूँ, संथली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दी कौन से एक्ट से हुई थी। अगर आप 92nd अमेंडमेंट एक्ट देखो, 71st देख लेते हैं पहले। अब 71st में याद कैसे करोगे? मणिपुरी याद रखना पहले, तो मणिपुरी, कोंकणी, कोनकानी से आप मनी याद रख सकते हो, कानी मनी, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और एक नेपाली थी। ये तीनों आपकी 71st से हुई थी। अगर हम बात करें 92nd की, तो 92nd में डोगरी के साथ बोडो और दो एक साथ संथली थी एंड मैथिली थी, साथ साथ में हो गया। तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट। क्यों? क्योंकि भोजपुरी नहीं है, यहाँ पे भोजपुरी है, टुलू नहीं है, अभी तक टुलू को नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रेफर मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए, एक तो था कि जो एड एंड एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, नॉट ऑन गवर्नर बट प्रेसिडेंट पे। ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। बट यही चीज़ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है। वो 44th अमेंडमेंट एक्ट में आया था। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई थी, वो 42 अमेंडमेंट एक्ट था। बट बाद में जब आपकी इमरजेंसी खत्म हो गई तो उन्होंने 44 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ठीक भी करी थी। इसीलिए उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रेसिडेंट के पास भेजोगे और प्रेसिडेंट उसको हाँ बोल देगा। नहीं, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। सो वो कौन सा था? आपका आर्टिकल 44। इसमें देख रहे हो कि एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि किसको ज़्यादा पावर मिल रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ज़्यादा पावर मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर मिल रही है। इसीलिए वो 42 अमेंडमेंट एक्ट में था। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया? थोड़ी चीज़ें ठीक की। ठीक क्यों की? कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर दे दीजिए ना। तो प्रेसिडेंट को इन्होंने वो चीज़ ठीक करी कि नहीं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेज सकता है। तो 44 में किया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो 42 एंड 44 में क्या क्या चीज़ें आई थी, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है ना कि 42 में क्या था, 44 में क्या था। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक ये क्वेश्चन भी रह गया था आपका, ये फंडामेंटल राइट्स से आपका क्वेश्चन है। उसने बोला इसमें से कौन सा जो करेक्ट है, मिनिस्टर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो सही है, ये तो 29-30 आर्टिकल में आता है आपका। देन ओनली लिंग्विस्टिक एथनिक रिलीजियस। देखिए, जो आर्टिकल 30 है तो इसमें आपका एथनिक में जो माइनॉरिटीज़ नहीं है, सिर्फ दो ही माइनॉरिटीज़ की बात की है, एक है लिंग्विस्टिक, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अनफेटर्ड राइट। देखिए, ये कीवर्ड देख रहे हो, अनफेटर्ड राइट्स, तो ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट इज एन एजुकेशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इस्टेब्लिश हुआ है बाय अ रिलीजियस माइनॉरिटी, तो क्या उसको माइनॉरिटी स्टेटस वो लूज़ कर देगा अगर उसको फाइनेंशियल एड मिलती है गवर्नमेंट से? तो नहीं, ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना आपका। सो ये भी आपका गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है आपका? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, नहीं है यहाँ पे, तो 16 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 15 में भी नहीं है। सो 14 का क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। उसने बोला है इलेक्शन ऑफ, फिर से वही आ गया, तो यही पूछेगा यार, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछेगा, इम्पीचमेंट पूछेगा, पार्डनिंग पावर पूछेगा, और कुछ नहीं है उसके पास। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड ही इलेक्टेड डायरेक्टली। या तो वो इनडायरेक्टली होगा या डायरेक्टली होगा, दोनों तो सेम नहीं हो सकते। अब खुद सोच के बताओ, क्या हम डायरेक्टली उसको वोट डालते हैं क्या? प्रेसिडेंट को नहीं डालते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इंडिया की बात कर रहा है वो, ठीक है। सो ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो 1 तो आएगा आपका, ये गलत कर दो।
उसने बोला है ही इज़ इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। मैंने आपको बोला था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये भी सही है। सो 2 भी आएगा, ठीक है। देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसका कोई राइट नहीं होता टू वोट इन, बिल्कुल सही है। ये भी मैंने आपको कितने बार बता दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो इसका आंसर इज 1 to 4। नेक्स्ट अपने पास आता है रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो एक गवर्नर जो है, ये भी मैंने आपको CSE के क्वेश्चन में कराया था कि जो एक गवर्नर होता है वो 1 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, सेम पर्सन। तो ये आया था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें ये चीज़ लाई गई थी। सो गवर्नर हैज़, तो ये सही है। सो गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, क्या वो पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिमिशन कर सकता है अगर कोई स्टेट लॉ के अंडर है, बिल्कुल सही है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ तक तो ठीक है कि प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, क्या चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेता है, नहीं, ऐसा सजेस्ट किया गया था बट ऐसा अप्लाई नहीं किया गया था। सो 1 and 2 इज द आंसर। अच्छा, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने बोला कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, क्या उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट होता है? अगर आप USA में देखोगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल है, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वही हेड ऑफ द क्या होता है, गवर्नमेंट भी होता है। बट हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, बट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सो ये सही है प्रेसिडेंशियल के उसमें। क्या एग्जीक्यूटिव विटो कर सकती है लेजिस्लेटिव एक्ट को, बिल्कुल सही है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर पावर ही किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लेजिस्लेटिव एक्ट को भी विटो कर सकता है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द PYQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ CAPF ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ अभी नेक्स्ट हम जुडिशरी वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। CSE से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, पिछले 10 साल के मिनिमम बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के मिनिमम हम कर रहे हैं। वैसे तो हम पीछे तक भी जा रहे हैं, 2013 2014 भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए, इतना PYQs कर लीजिए अच्छे से, एंड देन रिविजन कर लीजिए, दैट्स इनफ। ओके, सो थैंक यू सो मच।